हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं एसएसटी का पेपर 5 पार्ट 2। पहला प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, राजेश्वर राव, केपी पॉल या सुमन के बेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है सुमन के बेरी साहब। सुमन के बेरी साहब है ना, वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं वो। तो इस प्रकार मोदी साहब है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये हमारे सुमन के बेरी साहब हैं। और नीति आयोग में जो वर्तमान में सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है? वो है श्री परमेश्वरन अय्यर साहब। सीईओ परमेश्वरन अय्यर साहब और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी साहब। बेरी साहब है उपाध्यक्ष है और अय्यर साहब है वो सीईओ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कॉप 26 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लासगो, लंदन, न्यूयॉर्क या टोक्यो? तो कॉप 26 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लासगो में किया गया। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड, वहाँ पे ग्लासगो है और वहाँ पे कॉप 26 का आयोजन किया गया। ये 2021 में आयोजन किया गया था इसका, 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में, यानी लगभग एक साल से इनको ज़्यादा हो गया है कॉप 26 का आयोजन किए हुए। और जो कॉप 26 है उसका प्रेसिडेंट किसे बनाया था, अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आलोक शर्मा साहब को। और ये आलोक शर्मा साहब कौन है? जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर है आलोक शर्मा साहब। इनको कॉप 26 का क्या बनाया गया था? प्रेसिडेंट बनाया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। एसडीजी गोल्स को कब तक हासिल करना है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इन्हें कब तक हासिल करना है? 2020 तक, 2025 तक, 2030 तक या 2040 तक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यानी जो एसडीजी गोल्स हैं, इन्हें कब तक हासिल करना है? इन्हें 2025 तक हासिल करना है, नहीं 2030 तक हासिल करना है, सॉरी 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करना है। कितने गोल्स है? तो 17 एसडीजी गोल्स है। कितने हैं? 17 गोल्स है। प्रमुख गोल्स देख लेते हैं कौन कौन से एसडीजी गोल्स है। तो जो पहला एसडीजी गोल है वो कौन सा है? नो पुअर्टी, यानी गरीबी खत्म करना पर सबसे प्रमुख उद्देश्य है। क्या है? गरीबी खत्म करना। पहला उद्देश्य क्या है? गरीबी खत्म करना, नो पुअर्टी। अगला गोल है, 2 नंबर का जो गोल है वो भूखमरी को खत्म करना, जीरो हंगर। तीसरे नंबर का गोल स्वास्थ्य को बेहतर करना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा गोल अच्छी एजुकेशन प्रदान करना, क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा गोल है जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता के लिए कार्य करना। लैंगिक समानता माने पुरुष और महिलाओं के अंदर जो भेद किया जाता है उसको खत्म करना, पांचवें गोल का उद्देश्य है। फिर छठवें गोल की बात करें तो क्लीन वाटर हो गया। कौन सा? क्लीन वाटर। फिर अफोर्डेबल एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 8वां गोल है। और इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कौन सा गोल है? 9वां गोल है। और इनइक्वालिटी यानी असमानता को दूर करना, यानी बहुत सारे दुनिया में असमानता बहुत ज़्यादा है। कुछ देश बहुत ज़्यादा गरीब है और वो इन्वायरमेंट के जो साधन है उनका बहुत कम उपयोग कर पा रहे हैं, और अमीर देश है वो इन्वायरमेंट के साधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह से जो इनइक्वालिटी है, असमानता, उसे खत्म करना 10वें गोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रमुख 17 गोल्स है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? मानव विकास रिपोर्ट है ना, उस 2021-22 की नई आई है अभी, उसमें भारत की रैंक क्या है? 130 नंबर की, 131 है, 132 है, 133 है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। भारत की रैंक क्या है मानव विकास रिपोर्ट में? ये है 132 नंबर की रैंक। भारत ने पिछली जो मानव विकास रिपोर्ट आई थी उसके मुकाबले भारत की हालत में थोड़ी सी गिरावट आई है ना। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो एसडीआई कहते हैं, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो 2021 जब रिपोर्ट आई थी, है ना, वो उसमें कितना था? 0.633 था। और वैश्विक औसत कितना है? 0.732 है। यानी भारत की जो एसडीआई मूल्य है वो दुनिया के औसत से भी कम है। ठीक है, और भारत में जो एसडीजी के अंदर पिछली बार जो हमारी रैंकिंग भी थी, हमारे जो पॉइंट्स थे उनमें भी गिरावट आई है, क्योंकि कोविड से पहले जो ये पॉइंट्स थे हमारे 0.645 थे, और वर्तमान में कितने हो गए? 0.642 हो गए। यानी मानव विकास में कमी आई है भारत के मामले में बात करते हैं। तो अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स है, उनकी तुलना कर लेते हैं। तो भारत में 2021 की जो मानव विकास रिपोर्ट आई है उसमें जीवन प्रत्याशा कितने हैं? तो इसमें है 67.2 साल। यानी भारत में हर व्यक्ति औसतन 67.2 साल जीवित रहता है। स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष है भारत में 11.9 वर्ष, और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष है वो 6.7 वर्ष है।
सकल राष्ट्रीय आय की बात करें अगर, तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है एवरेज एसडीआई रिपोर्ट के अनुसार वो है 6590 अमेरिकी डॉलर। कितनी है? 6590 अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिकी डॉलर की जो आज की वैल्यू है लगभग 80 के आसपास है, तो उससे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करें, हमने एसडीजी गोल्स में देखा ना कि लैंगिक असमानता को दूर करना है, लेकिन एसडीआई रिपोर्ट में जो भारत में लैंगिक असमानता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा बाहर है। यानी भारत पूरे विश्व में 122वें नंबर पे आता है ना। तो इस प्रकार मानव विकास में सुधार की आवश्यकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मनरेगा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? मनरेगा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? 1 फरवरी 2005 को, 2 फरवरी 2006 को, 3 फरवरी 2007 को या 4 फरवरी 2008 को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मनरेगा अधिनियम 2005 लागू कब से हुआ? 2 फरवरी 2006 से। ठीक है। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया है ना। ठीक है, नाम परिवर्तित कर दिया गया था 2009 में। और अधिनियम लागू कब से हुआ था? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। पीएलएफएस रिपोर्ट जो जुलाई 2021 में आंकड़े आए थे, उसके अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी है? 4.1%, 4.8%, 5.3% या 5.8%? भारत की बेरोजगारी दर की बात कर रहे हैं तो भारत के मामले में बेरोजगारी दर जुलाई 2021 की जो पीएलएफएस रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 4.8% थी। कितनी थी? 4.8%। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मामले में इसी रिपोर्ट में राजस्थान के बारे में कहा गया कि राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है ना वो 4.5% है। यानी भारत की बेरोजगारी दर के मुकाबले राजस्थान की बेरोजगारी दर औसत भारत की दर से राजस्थान की दर कम है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। गरीबी मापन से संबंधित एक समिति बनी थी, दांडेकर रथ समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 71 में, 81 में या 91 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1971 में। यानी जो दांडेकर और रथ समिति है वो कब बनी थी? तो दांडेकर और रथ समिति 1971 में बनी थी। कब बनी? 1971 में दांडेकर और रथ समिति बनी थी और एक गरीबी मापन से संबंधित समिति थी। ठीक है। सीआरआर बढ़ाने का प्रभाव शून्य हो जाएगा अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाते हैं, है ना, तो उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा यदि बैंक रेट कम हो गई, प्रतिभूतियों को ओपन बाजार में बेचा जा रहा हो, एसएलआर बढ़ गई हो, या लोग गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से उधार नहीं लेते हो। तो सीआरआर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अगर बैंक रेट कम कर दी ना तो सीआरआर बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, वो उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। इसको समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये देखो, सीआरआर का मतलब क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। अब सीआरआर का तात्पर्य क्या है कि जैसे बैंक के पास डिपॉजिट्स आए, उन डिपॉजिट्स का 1% हिस्सा उन्हें आरबीआई के पास रखना पड़ता है और उस पैसे को वो लोगों को उधार नहीं दे सकते। यानी जैसे मान लीजिए बैंक के पास में 100 रुपये डिपॉजिट आए, अब 100 रुपये में से 5 रुपये आरबीआई ने कहा कि ये 5 रुपये तो आपको हमारे पास रखने पड़ेंगे, है ना। तो अब लोगों को बैंक कितने उधार दे सकते हैं? 95 रुपीज़ उधार दे सकते हैं। ठीक है। अब बैंक के पास उधार देने के लिए 95 रुपये हैं। ठीक है। अब देखो, अब इसका प्रभाव शून्य कब होगा? बैंक रेट कम होगी। तो पहले तो बैंक रेट समझते हैं क्या होती है। बैंक रेट वो रेट होती है जिसपे बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। यानी बैंक जाएंगे और आरबीआई से उधार ले लेंगे, जितना पैसा उनको चाहिए उतना पैसा वो उधार ले लेंगे। तो पहले मान लो, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो उधार लेते हैं ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 5% थी। अब इसको कम कर दिया और 3% कर दिया, तो बैंक क्या करेंगे? अब इनसे उधार ले लेंगे। तो जैसे 5 रुपये उन्होंने आरबीआई के पास जमा तो कर दिए पहले, लेकिन ये 5 रुपये जाएंगे और ये बैंक आरबीआई से उधार ले लेंगे, बोले उधार दे दो हमें, और वो 5 रुपये भी वो लोगों को मतलब उधार दे देंगे, लोगों को दे देंगे वो लेके रुपए। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव शून्य हो जाएगा ना, क्योंकि बैंकों के पास उतना ही पैसा हो जाएगा उधार देने के लिए जितना उनके पास पहले था, चाहे वो सीआरआर बढ़ाने के बावजूद भी। तो इस प्रकार ये सीआरआर बढ़ने से सीआरआर अगर बढ़ाई है और बैंक रेट को कम कर दी तो उसका प्रभाव फिर शून्य हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुद्रा का सामान्य अर्थ है, यानी मुद्रा का तात्पर्य क्या है? संपूर्ण चलनिधि, करेंसी, करेंसी और बैंक की संपूर्ण जमा राशियां, या करेंसी और मांग जमा राशियां। तो मुद्रा का सामान्य अर्थ होता है करेंसी और मांग जमा राशियां। एक तो जो करेंसी चलन में होती है ना, जैसे नोट्स होते हैं 10, 5, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के, तो ये करेंसी है। और मांग जमा राशियां क्या होती है? मांग बैंक के पास में जैसे आपने जमा कर रखे हैं पैसे,
ठीक है। वो दो प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, एक तो होती है डिमांड डिपॉजिट, एक होती है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपने खाते में रखा पैसा, आप जब चाहे पैसे ले लो और जब चाहे वापस जमा कर दो। जैसे जैसे आप सेविंग खाते में रखते हो, आपके सेविंग खाता सबका होगा, तो वो डिमांड डिपॉजिट है, यानी आप चाहो तो आज 1000 रुपये डालो, आधे घंटे के बाद जाके उसे वापस निकाल सकते हो, या फिर आप फ़ोन पे कर सकते हो, तो वो सेविंग खाते के मामले में होता है। या फिर जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में भी जब भी पैसे डाल सकते हो, जब भी पैसे निकाल सकते हो, तो ये ऐसे पैसे को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, अब टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट का होता है कि आपने एक निश्चित अवधि के लिए बैंक के पास वो रखा है, जैसे एफडी होती है। तो आपने मान लो 50,000 रुपये थे आपके पास और आप बैंक के पास गए और 50,000 रुपये की एफडी आपने करवा दी। ठीक है, अब आप दूसरे दिन जाके 1 साल के लिए करवा दी, मान लो आपने 50,000 रुपये की एफडी आपने 1 साल के लिए करवा दी। अब आप आज जमा कराया, कल जाके उन्हें नहीं कह सकते कि 50,000 रुपये दो, है ना, क्योंकि आपने इसे 1 साल के लिए जमा कर दिया। अगर आपको उस परिस्थिति में पैसा चाहिए तो आपको पेनल्टी लगेगी, है ना। तो इस प्रकार ये मांगने से पैसा नहीं मिलेगा, वो होगा टाइम डिपॉजिट। और जो पैसा जब ही डालो जब ही निकालो वो होता है डिमांड डिपॉजिट। तो मुद्रा के सामान्य अर्थ के अंदर करेंसी जो चलन में है 2000 5000 जितने भी नोट मार्केट में आते हैं वो सारे, और जो बैंकों के पास जमा मांग जमा है ना, ये वाली जो डिमांड डिपॉजिट है, ये इनको जोड़ लोगे ना तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी मुद्रा। इसे क्या कहेंगे हम? मुद्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। करेंसी और मांग जमा राशि दोनों मिलकर क्या बनती है? मुद्रा बनती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है, सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन सी होती है? M1 M2 M3 या M4? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जो M1 होती है ना वो सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है। कौन सी मुद्रा? जो M1 मुद्रा होती है ना, M1, वो सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है। तरल मुद्रा का तात्पर्य यह है कि जो या तो कैश हो या फिर कैश के नजदीक हो, यानी उसको हैंड टू हैंड कैश करवाया जा सकता है, वो उन्हें कहेंगे तरल मुद्रा, लिक्विड करेंसी। ठीक है, तो जो किस करेंसी को सबसे ज्यादा लिक्विड होती है तो वो M1 होती है। तो M1 में क्या क्या शामिल होता है? तो देखो M1 में एक तो जो लोगों के पास पैसा पड़ा है ना, वो सारा पैसा होता है। जैसे ए के पास 500 है, बी के पास 700 है, सी के पास 1 लाख है ना, ये कैश पड़ा है सबके पास में, तो ये सारे लोगों का पैसा जोड़ लिया जाएगा एक तो ये पैसा। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। अभी पिछले प्रश्न में बताया था मैंने डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, यानी वो पैसा जो बैंक मांगते ही आपको दे देंगे, यानी जो सेविंग अकाउंट में पड़ा है या करंट अकाउंट में पड़ा है वो वाला पैसा। ठीक है, और तीसरा पैसा, जो पैसा अन्य डिपॉजिट जो आरबीआई के पास पड़े हैं, आरबीआई के पास पड़े हैं मतलब वो पैसे जो जैसे CRR SLR के फॉर्म में रखे हुए ना, वो वाले पैसे। तो ये तीनों पैसे मिलकर क्या बनाएंगे? ये तीनों बनाएंगे M1। क्या बनाएंगे? M1 बनाएंगे। और ये सबसे ज्यादा तरल होती है, सबसे ज्यादा लिक्विड करेंसी कौन सी होती है? वो होती है M1 होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक बंटन का माध्य 45 और माध्य का 43 है, तो बहुलक का मान क्या होगा? 44 39 40 या 38? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 39। कैसे? तो देखो, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर 3 मध्य का में से 2 माध्य निकालेंगे तो एक बहुलक बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में माध्य भी है, माध्य का भी है, और पूछा क्या? बहुलक पूछा है। तो हम क्या करेंगे? मध्य का कितनी है? 43। तो इसे ऐसे कैसे लिखेंगे समीकरण में? 43 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 माध्य, तो 45 मल्टीप्लाई 2 और इक्वल बहुलक। ये हमें पता करना है। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 129 आ जाएगा। और इसको 45 गुना कितने होते हैं? 90 होते हैं, और ये बहुलक हो जाएगा। तो 129 में से 90 निकालेंगे कितना बचेगा? तो 39 बचेगा ना। 10 तो ये बच गए, 29 हो गए, 10 और 9 29 कितने हो गए? 39 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 39 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। कीमत परिवर्तन के कारण जो नए संतुलन बिंदु प्राप्त होते हैं उन्हें मिलाने वाली रेखा कहलाती है। यानी कीमत में परिवर्तन के कारण जो नए संतुलन प्राप्त होंगे ना, उन्हें मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? कीमत परिवर्तन का तात्पर्य इस प्रकार से समझते हैं, जैसे ये हो गया अपना जो ग्राफ है, तो यहाँ पे कीमत लिख लेते हैं। जैसे ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। तो अगर किसी चीज़ की कीमत 10 है तो ये डिमांड देख लेते हैं। ये मान लो ए वस्तु है, ये 10 या 1 2 3 4 5 6। तो अगर 10 रुपए की चीज़ है तब तो आप 6 वस्तुएं खरीदते हो, लेकिन अगर उसके रेट 20 हो गए तो आप कम खरीदोगे, तो उस 5 ही खरीदोगे।
फिर अगर उसके रेट 30 हो गए तो आप क्या कितने खरीदोगे? 4 ही खरीदोगे। 40 हो गए तो 3 ही खरीदोगे। 50 हो गए तो 2 ही खरीदोगे। इस प्रकार ये वक्र बनेगा ना, ये वाला वक्र, इसे क्या कहेंगे? आय उपभोग वक्र कहेंगे, कीमत उपभोग वक्र कहेंगे, एंजल वक्र कहेंगे, या फिलिप वक्र कहेंगे। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार का जो वक्र बनता है इसे कीमत उपभोग वक्र कहेंगे। यानी किस कीमत के किस बिंदु पे आप कितना उपभोग करोगे, ये क्या कहेंगे? इसे कीमत उपभोग वक्र कहेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है, यानी आदमी की इनकम बढ़ती है, खाद्यान्नों पर व्यय की गई आय में प्रतिशत कमी होती है। यह कथन है किसका? एंजल का, मार्शल का, रॉबिन्सन का या हिक्स का? तो यह कथन है एंजल साहब का। एंजल साहब इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि जब लोगों की आय बढ़ेगी ना, तो जो खाद्यान्न पे, खाने पे खर्च है ना, उसमें प्रतिशत कमी होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है ना, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो खाना तो, पेट तो भरेगा ही। तो मान लो उसने 80 रुपये दिन के खाने पे खर्च कर दिए, 2 टाइम खाएगा तो 40-40 रुपये लगेगी नहीं लगेंगी, ठीक है। अब उसने 80 रुपये खर्च कर लिए। अब मान लो उसकी इनकम 200 रुपये हो गई, ठीक है। तो अब वो 160 रुपये खर्च थोड़ी करेगा, अब वो खाने पे 100 रुपये खर्च कर लेगा। पहले 80 रुपये में पेट भरा था, अब 100 में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें ले लेगा तो 100 रुपये लग जाएंगे इसके। तो अब देखो, खाने में उस डबल रेशियो में वृद्धि नहीं हुई है, खाने में उस रेशियो में वृद्धि नहीं हुई है। प्रतिशत तौर पे देखें तो पहले कितना परसेंट खर्च कर रहा था खाने पे? तो 80/100 मल्टीप्लाई 100, तो 80% खर्च कर रहा था। लेकिन दूसरी परिस्थिति में कितना हो गया? 100/200 मल्टीप्लाई 100, तो इसका मतलब 50% ही खर्च कर रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा ना, पहले वो अपने कमाई का 80% खाने पे खर्च कर रहा था, और अब वो अपनी कमाई का 50% ही खर्च कर रहा है ना। तो आय बढ़ने से खाने पे खर्च कमी होगी। ये कथन किसका है? ये एंजल साहब का है, ये बात वो कह रहे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। उपभोग फलन के निर्धारक तत्व हैं। उपभोग फलन के निर्धारक तत्व क्या है? व्यक्तिगत तत्व, मनोवैज्ञानिक तत्व, वस्तुगत तत्व, या व्यक्तिगत और वस्तुगत तत्व दोनों? तो इसका आंसर है उपभोग फलन के जो निर्धारक तत्व है ना, वो व्यक्तिगत तत्व भी है और वस्तुगत तत्व की। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र की प्रमुखता है? तो आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा प्रमुखता किसकी है? औद्योगिक क्षेत्र की, सेवा की, निर्माण की या कृषि की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे ज्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। किसका है? सेवा क्षेत्र का है। आर्थिक विकास का बेहतर सूचक है। आर्थिक विकास पता करना है किसी देश का, तो उसका बेहतर सूचक क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय? तो अगर किसी देश की वास्तविक आर्थिक विकास को देखना है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय को देखना होगा, है ना, तभी पता चलेगा कि वो कितना विकसित देश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय। क्योंकि इकोनॉमी तो किसी देश की बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन वहां की जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा तो हर व्यक्ति के हिस्से में बहुत कम आएगा। लेकिन अगर उससे आधी इकोनॉमी है कोई देश की, लेकिन वहां की जनसंख्या उस देश की 1/10 है, तो उसके मुकाबले बहुत बेहतर होगा ना। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से आर्थिक विकास का बेहतर तरीके से निकाला जा सकता है या बेहतर पता लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, अतिवन विदोहन, वनीकरण या भूमि प्रदूषण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वनीकरण। क्योंकि देखो, अतिचारण मरुस्थलीकरण का कारण है। यानी अतिचारण से क्या होगा? पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो वन मरुस्थली बढ़ेगा बाद में। तो और अतिवन विदोहन, यानी वनों का अगर विदोहन करोगे लगातार तो एक दिन वन खत्म हो जाएंगे, और वन खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा? मरुस्थल बचेगा। भूमि प्रदूषण होगा तो वन वैसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन वनीकरण तो पॉजिटिव पक्ष है, ये तो प्लस साइन है। आप इससे तो वन बढ़ा रहे हो, और वन बढ़ेंगे तो मरुस्थल घटेगा। तो ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, बल्कि मरुस्थलीकरण के विपक्ष में खड़ा हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए। एक उत्तम परीक्षण कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विभेदकारी होना चाहिए, सभी। तो देखो, एक उत्तम परीक्षण ना विश्वसनीय भी होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए और विभेदकारी भी होना चाहिए। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि विश्वसनीय तो होना ही चाहिए, वैध भी, वैलिड भी होना चाहिए और विभेदकारी भी होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। ब्लूप्रिंट प्रश्न निर्माण की है। ब्लूप्रिंट है ना, वो प्रश्न निर्माण का क्या है? आधारशिला है, देन है, प्रगति है, सामान्य आवश्यकता है? तो ब्लूप्रिंट, कोई भी प्रश्न पत्र निर्माण करने के लिए सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट के बिना प्रश्न पत्र बनेगा ही नहीं। आपको पहले पता तो होना चाहिए कि क्या बना रहे हो। तो ये इसकी आधारशिला होती है। क्या होती है? आधारशिला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुल कितनी विधियां हैं? यानी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए कितनी विधियां काम में ली जाती है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए
4 विधियां प्रयोग में ली जा सकती है। कितनी विधियां हैं? 4 विधियां बताई गई है। एनसीईआरटी का उपागम पद नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो एनसीईआरटी का उपागम पद नहीं है? अदा, प्रक्रिया, प्रदा या परिपाक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपाक नहीं है। यानी एनसीईआरटी का उपागम में कौन कौन से शामिल है? अदा शामिल है, प्रक्रिया शामिल है, प्रदा शामिल है, लेकिन परिपाक शामिल नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों इसमें एनसीईआरटी के उपागम में शामिल है, ठीक है ना। ये तीनों है, बाकी परिपाक नहीं है। तो नहीं है, नहीं पूछा था हमसे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? अगर शिक्षण में पढ़ाते समय तो सबसे पहले क्या बनाओगे? वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक या प्रतिमान? तो देखो, सबसे पहले आपको वार्षिक पाठ्य योजना बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? पहले आप वार्षिक पाठ्य योजना बनाओगे, फिर मासिक पाठ्य योजना बनाओगे, इस प्रकार आप नीचे के क्रम में आते जाओगे। लेकिन सबसे पहले बड़ा गोल क्लियर होना चाहिए, फिर उसको बड़े गोल को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है ना। तो पहले वार्षिक योजना बनाओगे, जिस प्रकार से पहले आपको सेकंड ग्रेड परीक्षा पास करनी है, फिर आप अलग अलग पोर्शन में देखोगे तो सिलेबस को अलग अलग बांटोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप इसके अलग पाठों में बांटोगे, है ना। फिर पाठों को भी अलग छोटे छोटे यूनिटों में बांटोगे। इस प्रकार सबसे पहले तो आपका मेन उद्देश्य, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? वो सेकंड ग्रेड एग्जाम है। तो इस प्रकार इसकी वार्षिक पाठ्य योजना इसी से आप कंपेयर कर सकते हो। निम्न में से कौन सा शिक्षण इकाई का तत्व नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो शिक्षण इकाई का तत्व नहीं है? पूर्व ज्ञान, अभिप्रेरणा, समीपता या मूल्यांकन? तो शिक्षण इकाई का तत्व कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी समीपता शिक्षण इकाई से संबंधित नहीं है। बाकी पूर्व ज्ञान होना भी आवश्यक है, अभिप्रेरणा भी आवश्यक है और मूल्यांकन भी आवश्यक है, लेकिन समीपता नहीं है। आपसे नहीं पूछा है तो नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अर्जुन सिंह थे, कृष्ण कुमार थे, यशपाल थे या वेद प्रकाश थे? कौन थे? तो इसका आंसर है जो यशपाल साहब है ना, यशपाल जी, वो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन थे? यशपाल जी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, है ना। और ये नेशनल स्टीयरिंग कमेटी से संबंधित 2005 से संबंधित है। कब से? 2005 से संबंधित है। निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है? यानी इनमें से एक तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे हैं। तो कौन सा नहीं है बताना है? रूढ़िवादी, लचीला, बाल केंद्रित, उपयोगिता। तो इसमें तो स्पष्ट हो रहा है कि एक ही नकारात्मक बिंदु है इसमें, वो कौन सा है? रूढ़िवादी। यानी अगर आप पाठ्यक्रम बना रहे हो तो आप रूढ़िवादी थोड़ी होगे, आप मतलब प्रगतिशील होगे। तो रूढ़िवादी तो हो ही नहीं सकता। बाकी लचीले होने चाहिए, बाल केंद्रित होने चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, लेकिन रूढ़िवादी तो होना गलत बात हो जाएगी। तो इस प्रकार ये एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनात्मक अधिगम परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? उत्प्रेरक की, केंद्रीय की, बाहरी की है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनात्मक अधिगम में, रचनात्मक अधिगम करना है ना, उसमें शिक्षक की भूमिका उत्प्रेरक की होती है। कैसी होती है? उत्प्रेरक की होती है। अध्यापक में व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है। अध्यापक के लिए व्यावसायिक उन्नयन के लिए क्या उपयोगी है? औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, पत्राचार या अच्छे वस्त्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर अध्यापक का व्यावसायिक उन्नयन करना है, व्यावसायिक रूप से बढ़ावा करना है, तो निरौपचारिक शिक्षा के बहुत उपयोगी होती है। इसमें निरौपचारिक शिक्षा है ना, वो उपयोगी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षक का प्रमुख गुण क्या है? अध्ययनशीलता, सहिष्णुता, मानवता या विषय का ज्ञान? देखो सारे पॉजिटिव बिंदु है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बताना है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन शिक्षक का प्रमुख बिंदु क्या है? विषय का ज्ञान है। क्योंकि अध्ययनशीलता तो बाकी सब्जेक्ट के टीचर की भी हो सकती है, सहिष्णु भी हो सकता है, मानवता भी हो सकता है, लेकिन सामाजिक अध्ययन का ज्ञान तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को ही मिलेगा ना, क्या पास ही होगा ना। तो इस प्रकार ये प्रमुख गुण माना है, तो प्रमुख गुण के हिसाब से विषय का ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चार्ल्स और वाल्पस ने शिक्षक के कितने गुण बताए? इन्हें चार्ल्स और वाल्पस साहब है, उन्होंने शिक्षक के गुण बताए हैं। कितने बताए? 20 बताए, 25 बताए, 30 बताए, 35 बताए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स और वाल्पस साहब ने शिक्षक के 25 गुण बताए हैं। कितने बताए हैं? 25 गुण, 25 गुण बताए हैं इन्होंने कि शिक्षक के पास ये 25 गुण होने चाहिए, है ना। बाकी मुझे लग रहा है आपके पास तो 25 से ज़्यादा ही गुण होंगे। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक होता है वो कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। किस कार्य में? शिक्षण में कर सकता है, परीक्षा कार्यों में कर सकता है, शैक्षिक निर्देशन में कर सकता है, सभी में कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स्पष्ट है, ये सारे कार्यों में हो सकता है। जैसे शिक्षा कार्य में अगर आप कोई प्रोजेक्टर से कोई पढ़ा रहे हो कुछ भी, तो कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद परीक्षा कार्यों में जैसे आप अंक तालिका बना रहे हो, तो एक्सेल में आप शीट्स बनाते हो, तो उसमें भी ये उपयोगी हो सकता है। फिर शैक्षिक निर्देशन में जैसे आप पीपीटी बना रहे हो, किसी को कुछ डायरेक्ट करना है, कुछ बताना है, तो उसमें भी
आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो, तो इस प्रकार इन सभी क्षेत्रों में कर सकते हो। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक वर्ग में रखा गया है। यानी श्यामपट्ट होता है ना जो ब्लैक बोर्ड, वो किस कैटेगरी में आता है? श्रव्य साधन में, दृश्य साधन में, श्रव्य और दृश्य दोनों में, या मशीन में? तो देखो श्यामपट्ट तो भाई साहब दृश्य साधन ही है, क्योंकि उससे सुनाई तो कुछ देता नहीं है ना। तो इस प्रकार वो दृश्य साधन में आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे बोले चौंक की आवाज आ रही है, भाई साहब चौंक की आवाज नहीं मानी जाएगी, है ना, तो उसको थोड़ा सा साइड में रख लो प्लीज, बाकी वो दृश्य साधन में है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता? ऐतिहासिक, स्थापत्य कला, वंशक्रम, मूर्तियां और श्यामपट्ट। तो किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता, किसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो वंशक्रम है ना उसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती, है ना। किसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती? वंशक्रम की कॉपी नहीं बनाई जा सकती। पाठ्य पुस्तक का बाहरी पक्ष, जो पाठ्य पुस्तक होता है उसका बाहरी पक्ष क्या है? जिल्द, रोचकता, विषय वस्तु या भाषा? तो देखो भाषा का, या उसमें क्या विषय वस्तु है उनका, या वो कितनी रोचक है इस चीज का, वो तो पढ़ने से ही पता चलेगा, खोलने से ही पता चलेगा। बाहर से क्या क्या चीज दिखती है उसकी? तो बाहर से तो जिल्द दिखेगा ना, तो इसका बाह्य पक्ष क्या है? बाह्य पक्ष है भाई साहब जिल्द, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो ही गया। शिक्षण अधिगम सामग्री का गुण होना चाहिए, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है ना उसका क्या गुण होना चाहिए? मितव्ययी होना चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, या सभी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो अगर आप पढ़ाने के लिए जो सामग्री उपयोग करते हो वो कैसे होनी चाहिए? मितव्ययी होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा पैसे की सामग्री क्या काम की होगी, है ना, वो सारी जगह पहुंचाई नहीं जा सकती, तो मितव्ययी होनी चाहिए। फिर विश्वसनीय होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए वो सामग्री। फिर वैध भी होनी चाहिए, वैलिड भी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे गुण ही उसमें होने चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधि है ना वो कैसी होनी चाहिए? विषय केंद्रित, शिक्षक प्रदान, विद्यार्थी प्रदान, या सहायक सामग्री प्रदान? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विद्यार्थी प्रदान। यानी जो वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, सामाजिक अध्ययन हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो विद्यार्थी प्रदान ही होती है ना। तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि भी कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थी प्रदान ही होनी चाहिए। यानी विद्यार्थियों को ध्यान करते हुए वो शिक्षण विधि उपयोग में लेनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, जो सोशियोलॉजी शब्द है, समाजशास्त्र शब्द है, उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इंग्लिश से हुई, फ्रेंच से हुई, संस्कृत से हुई, या लैटिन और ग्रीक भाषाओं से हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लैटिन और ग्रीक भाषाओं से सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? सोशियोलॉजी शब्द है ना उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से और ग्रीक भाषा से, यानी दोनों भाषाओं का उपयोग किया गया है सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति करने के लिए, है ना। हिंदू सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? यानी किताब है, किताब का नाम है हिंदू सोसाइटी। ये किसने लिखी है? हिंदू सोसाइटी किताब किसने लिखी है? कपाड़िया ने, इरावती कर्वे साहब ने, मजूमदार ने, या एस.आर. देसाई ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू सोसाइटी किताब लिखी है इरावती कर्वे साहब ने। किसने लिखी है? हिंदू सोसाइटी किताब इरावती कर्वे साहब ने लिखी है। किसने लिखी है? इरावती कर्वे ने। समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, ये किसने कहा है? यानी ये साहब है, ये कह रहे हैं कि जो समाजशास्त्र है ना वो विज्ञानों की रानी है। कॉम्टे ने, बेकर ने, फ्रेजर ने, या सीमेल ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो कॉम्टे साहब है वो क्या कह रहे हैं? कॉम्टे साहब कह रहे हैं कि समाजशास्त्र है ना वो विज्ञानों की रानी है। क्या है? समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है। तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, कॉम्टे साहब कह रहे हैं। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। समाजशास्त्र है वो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये कथन किसका है? कॉम्टे, दुर्खीम, फ्रेजर या सीमेल? तो ये कथन है दुर्खीम साहब का। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये दुर्खीम साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? दुर्खीम साहब क्या कह रहे हैं? समाजशास्त्र क्या है? सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको रिलेट करना है दुर्खीम से, सामूहिक प्रतिनिधान से कनेक्ट करके किसी तरह से याद रखना है। व्यक्तिगत इच्छा किसकी उत्पत्ति हेतु जरूरी है? व्यक्तिगत इच्छा किसकी उत्पत्ति हेतु जरूरी है? समुदाय, संप्रदाय, गेम इन सॉफ्ट, या फिर गेसल सॉफ्ट? तो व्यक्तिगत इच्छा है वो किसकी उत्पत्ति के लिए जरूरी है? गेसल सॉफ्ट के लिए जरूरी है। व्यक्तिगत इच्छा गेसल सॉफ्ट के लिए जरूरी है। किसके लिए? गेसल सॉफ्ट के लिए जरूरी है। अगले प्रश्न चलते हैं। रिफ्लेक्सिव समाजशास्त्र के जनक है। रिफ्लेक्सिव समाजशास्त्र के जनक कौन है? कॉम्टे, बेकर, एल्विन गोल्डनर, या सीमेल? तो रिफ्लेक्सिव समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो रिफ्लेक्सिव समाजशास्त्र के जनक है ऑप्शन सी, एल्विन गोल्डनर है ना, वो रिफ्लेक्सिव समाजशास्त्र के जनक है। कौन? एल्विन गोल्डनर, है ना। तो गोल्ड है ना उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो इसको रिफ्लेक्सिव समाजशास्त्र से रिलेट कर सकते हो आप। तो एल्विन गोल्डनर रिफ्लेक्सिव समाजशास्त्र के जनक है। अगले प्रश्न चलते हैं। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं?
संस्था, समिति, समाज या समुदाय। तो क्या कहते हैं, सामाजिक संबंधों के जाल को, जो सामाजिक संबंध है उसके जाल को क्या कहेंगे, सामाजिक संबंध के जाल को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, समाज कहेंगे। सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहेंगे। पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक के रचयिता है, पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, कॉम्टे है, बेकर है, फ्रेजर है या सीमिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक के लेखक है अपने कॉम्टे साहब। पॉजिटिव फिलोसफी यानी पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है, कॉम्टे साहब है। सामाजिक डार्विनवाद किसने प्रतिपादित किया, सामाजिक डार्विनवाद, कॉम्टे ने, बेकर ने, स्पेंसर ने या सीमिल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो स्पेंसर साहब है ना, कौन, स्पेंसर साहब, उन्होंने सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन किया था। सामाजिक डार्विनवाद है ना, सामाजिक डार्विनवाद किसने प्रतिपादित किया है, स्पेंसर ने प्रतिपादित किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राथमिक समूह का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है जो प्राथमिक समूह का उदाहरण है, स्कूल, अस्पताल, मित्र मंडली या कॉलेज। तो इनमें से प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा है, तो मित्र मंडली है ना, वो प्राथमिक समूह का उदाहरण है। इनमें से प्राथमिक समूह के उदाहरण में मित्र मंडली आएगी, है ना। बाकी स्कूल, अस्पताल, कॉलेज नहीं आएंगे प्राथमिक समूह में, मित्र मंडली प्राथमिक समूह में आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। छोटे समूह प्रारंभ में ही समाज का आधार रहे हैं, जो छोटे समूह है ना वो आरंभ से ही समाज का आधार रहे हैं। ये किसने कहा है, कॉम्टे ने, जॉनसन और हॉमन्स ने, फ्रेजर ने या सीमिल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटे समूह आरंभ से ही समाज का आधार रहे हैं, ये जॉनसन और हॉमन्स ने कहा है। किसने कहा है, जॉनसन और हॉमन्स ने कहा है। यानी छोटे है ना, तो सन आया तो इससे इसको रिलेट कर सकते हो कि छोटे सन है, जॉनसन और हॉमन्स है वो छोटे समूह आरंभ से ही समाज का आधार रहे, इन्होंने ऐसा कहा है। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का विभाजन किसने किया, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का विभाजन किसने किया, कॉम्टे, बेकर, फ्रेजर और लीटन। तो इसका आंसर क्या है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का विभाजन, यानी परिस्थिति को उन्होंने दो तरीके से बताया। परिस्थिति एक प्रकार बताई प्रदत्त परिस्थिति, एक अर्जित परिस्थिति, और इस तरह से विभाजन किसने किया है, ये तो ये किया है लिंटन साहब ने। किसने किया है, लिंटन साहब ने किया है प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति का अलग अलग विभाजन लिंटन साहब ने किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समाज सामाजिक परिस्थिति का जाल है, ये किसने कहा है, समाज है वो सामाजिक परिस्थिति का जाल किसने कहा है, तो कॉम्टे, बियरस्टीड, फ्रेजर या सीमिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बियरस्टीड साहब है ना, उन्होंने कहा कि समाज सामाजिक परिस्थिति का जाल है। उन्होंने क्या कहा है, समाज है वो सामाजिक परिस्थिति का जाल है, ये बियरस्टीड साहब ने कहा है। किसने प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोषिका कहा है, यानी कौन साहब है जिन्होंने प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोषिका कहा है, प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोषिका, कॉम्टे, बेकर, कूले या सिमिल। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन सी, कूले साहब है ना, उन्होंने कहा है, क्या कहा है कूले साहब ने, कि प्राथमिक समूह है वो क्या है, मानव स्वभाव की पोषिका है प्राथमिक समूह। ये किसने कहा है, कूले साहब ने कहा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष समाज की अवधारणा किसने थी, धर्मनिरपेक्ष समाज की अवधारणा, कॉम्टे, बेकर, फ्रेजर या सिमिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बेकर साहब है ना, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष समाज की अवधारणा दी है। किसने दी है, बेकर साहब ने, धर्मनिरपेक्ष, बेकर ने धर्मनिरपेक्ष समाज की अवधारणा दी है। स्तरीकरण के आधार कौन कौन से हैं, स्तरीकरण के कौन कौन से आधार है, जन्म, जाति, आयु, ये सभी, यानी स्तरीकरण करने के लिए कौन कौन से आधार हो सकते हैं। तो देखो, जन्म के आधार पर भी स्तरीकरण हो सकता है ना, करते हैं समाज में, जाति के आधार पर स्तरीकरण होता ही है, और आयु के आधार पर स्तरीकरण होता है। तो ये सारे स्तरीकरण के आधार हो सकते हैं, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या भील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भील है वो वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था के अंग है। तो इस प्रकार जो भील है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जाति निम्न स्तर का संगठन है जो विकास के मार्ग में बाधक है, जाति है ना वो निम्न स्तर का संगठन है और ये विकास के मार्ग में बाधक है। देखो कितनी सही बात कही है, ये किसने कहा है, कॉम्टे, बेकर, फ्रेजर या रिजले। तो ये कहा है ऑप्शन डी, जो रिजले साहब है, इन्होंने क्या कहा है, रिजले साहब ने कहा है ना, जाति है वो निम्न स्तर का संगठन होता है और ये विकास के मार्ग में बाधक का कार्य करता है ना। तो ये किसने कहा है, ये रिजले साहब ने कहा है। अगले प्रश्न चलते हैं। वर्ग की सदस्यता निम्न में से कैसी होती है, वर्ग की सदस्यता कैसी होती है, जाति, पूर्णतः अर्जित, विकसित या सभी। तो वर्ग की सदस्यता कैसी होती है, वर्ग की सदस्यता, जाति की सदस्यता तो आपको लेनी पड़ेगी, वो तो आप जन्म से होती है, लेकिन जो वर्ग की सदस्यता यानी हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो ये क्लास बनती है ना, ये पूर्णतः अर्जित होती है। तो वर्ग की सदस्यता कैसी होगी, पूर्णतः अर्जित सदस्यता होगी, यानी आप अपने दम पे वर्ग में आते हो कि ऊपर या नीचे किस प्रकार से, यानी
लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में, अपर क्लास में आते हैं ना, तो अपने व्यक्ति अपने अर्जन से होता है ना। अमीर गरीब कैसे बनेगा? अपनी क्षमता से बनेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक समस्या एक अवधारणा है, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक या वैज्ञानिक। तो सामाजिक समस्या कैसी अवधारणा है? तो सामाजिक समस्या एक सामाजिक अवधारणा है। देखो कितना टफ प्रश्न आया है। सामाजिक समस्या कैसी अवधारणा है? सामाजिक अवधारणा है। बहुत टफ प्रश्न है, ये तो किसी को नहीं आएगा। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी है ना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? परिक्रमण, घूर्णन, झुकाव या कोई नहीं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। और अपने अक्ष पे चक्कर लगाने को घूर्णन कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को, तो ये परिक्रमण हो जाएगा। ग्रीनविच रेखा निम्न में से किस स्थान से नहीं गुजरती? ग्रीनविच रेखा है ना, किस स्थान से नहीं गुजरती? अल्जीरिया, फ्रांस, जर्मनी या गाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। क्योंकि ग्रीनविच रेखा वो कहाँ से नहीं गुजरती? जर्मनी से नहीं गुजरती। देखो ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? देशांतर रेखा होती है ना ग्रीनविच रेखा, तो ये गुजरती है ग्रीनलैंड से, फिर नॉर्वेनियन सागर से गुजरती है, फिर ब्रिटेन में आती है, फिर फ्रांस में आती है, फिर स्पेन में आ गई। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, स्पेन के बाद घाना, घाना के बाद नहीं, स्पेन के बाद अल्जीरिया में आएगी, अल्जीरिया के बाद में माले में आएगी, माले के बाद में आएगी बुर्किना फासो में आएगी, और बुर्किना फासो के बाद घाना में जाएगी, और फिर दक्षिण अटलांटिक समुद्र में जाएगी। और इस प्रकार से ये ग्रीन रेखा इनसे निकलेगी। लेकिन इनमें से देखो अल्जीरिया इसमें है, ठीक है, फ्रांस भी इसमें है, फ्रांस भी आ गया, जर्मनी इनमें नहीं है। तो हमें से पूछा कौन से स्थान से नहीं गुजरती, तो ये जर्मनी से नहीं गुजरती है ना। बाकी आपको ये याद रखने हैं कौन कौन से देशों से गुजरती है, कौन कौन से स्थानों से गुजरती है। तो ग्रीनलैंड, नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस विद्वान ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को दो भागों में बांटकर समझाने का प्रयास किया? यानी एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है ना उसको दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में, और फिर समझाया। तो कौन थे वो? कॉम्टे, बेकर, फ्रेजर या होम्स। तो इसका आंसर जैसे आपके सामने आ गया है, जो होम्स है ना उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको उन्होंने दो भागों में बांटा, फिर समझाने का प्रयास किया। ये होम्स साहब थे। कौन थे? होम्स थे। गोंडवाना भूभाग के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। जो गोंडवाना भूभाग है वो कब टूटना शुरू हुआ था, है ना? अंगारा और गोंडवाना दो लैंड थे ना, तो गोंडवाना लैंड कब टूटना शुरू हुआ? परमीनियन युग में, जुरासिक में, क्रिटेशियस में, ट्राइसिक में। तो ये क्या कह रहे हैं, जो ट्राइसिक युग है ना उसमें गोंडवाना लैंड है ना वो टूटना प्रारंभ हुआ था। ट्राइसिक काल में, किसमें? ट्राइसिक काल में गोंडवाना भूभाग टूटना प्रारंभ हो गया था। निम्न में से कौन सा पदार्थ ज्वालामुखी क्षिप्त कहलाता है? यानी इन पदार्थों में से कौन सा पदार्थ है जो ज्वालामुखी क्षिप्त कहलाता है? लेपिली, स्कोरिया, टफ या सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे ही पदार्थ है ना ज्वालामुखी क्षिप्त कहलाते हैं। लेपिली भी कहलाता है, स्कोरिया भी कहलाता है और टफ भी कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। सेंडई हवाई अड्डा कहाँ पे है? संघाई से अलग है। सेंडई हवाई अड्डा कहाँ पे है? चाइना, जापान, भूटान या भारत। तो सेंडई हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये है जापान में। सेंडई हवाई अड्डा कहाँ पे है? जापान में है सेंडई हवाई अड्डा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान में सेंडई हवाई अड्डा है। F1 और F2 परत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी F1 और F2 परत की खोज किसने करी थी? कॉम्टे ने, बेकर, फ्रेजर, अपलिटन ने। तो इसका आंसर है अपलिटन है ना। उन्होंने, किसने? अपलिटन साहब ने F1 और F2 परत की खोज की थी। किसने करी थी? अपलिटन साहब ने F1 और F2 परत की खोज करी थी, ठीक है। तो उसका नाम, उनका नाम क्या है? अपलिटन है। यदि सूर्य का उत्थान कम होगा तो अल्बिडो क्या होगा? सूर्य का उत्थान कम होगा तो अल्बिडो क्या होगा? कम होगा, स्थिर रहेगा, बढ़ेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? जिसका आंसर है अगर सूर्य का उत्थान कम होगा ना तो अल्बिडो बढ़ेगा, ठीक है। अल्बिडो क्या है? तो देखो अल्बिडो को समझते हैं थोड़ा सा। जो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा का वह भाग, यानी पृथ्वी को प्राप्त होता है वो सूर्य का भाग, लेकिन जो बिना पृथ्वी और वायुमंडल को गर्म किए वापस परावर्तित हो जाता है। यानी सूर्य में उष्मा आ रही है ना, और ये पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये न तो पृथ्वी को गर्म करता है न ही वायुमंडल को गर्म करता है और वापस लौट जाता है ना। इसको कहेंगे हम अल्बिडो, ठीक है। और सूर्य से जो उष्मा प्राप्त होती है हमने पहले भी पढ़ा है कि उसका केवल 51% भाग ही धरती को गर्म करता है, बाकी 49% तो वापस चला ही जाता है। 49% तो वापस निकल जाता है, लगभग एवरेज 49% निकल जाता है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 51% पृथ्वी को गर्म करता है, बाकी 49% बिना गर्म किए वापस चला जाता है। तो ये इसे कहेंगे अल्बिडो। क्या कहेंगे? अल्बिडो कहेंगे।
तो अगर सूर्य का उत्थान कम होगा तो अल्बिडो प्रभाव कैसे क्या होगा, बढ़ेगा, यानी वापस लौटने वाला भाग है ना वो बढ़ेगा उल्टा, यानी 49 से थोड़ा मतलब ज्यादा कम होगा। कौन सा प्रचलित या ग्राह्य पवन नहीं है, यानी इनमें से कौन सी है जो प्रचलित या ग्राह्य पवन नहीं है? पछुआ, व्यापारिक, मानसूनी या ध्रुवीय। तो हमें पता है पछुआ है, व्यापारिक भी है और ध्रुवीय भी है। जो मानसूनी है ना वो प्रचलित पवनों में नहीं आती है, मानसूनी का नाम नहीं आता। तो पछुआ, व्यापारिक और ध्रुवीय है, मानसूनी नहीं आता है, तो हमसे नहीं है पूछा है, तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश के तट पर अल नीनो धारा प्रकट होती है? जो अल नीनो धारा है ना वो कौन से देश के तट पर प्रकट होती है? पेरू, भूटान, लंका या जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या, कहाँ पे? पेरू है ना, वहां पे अल नीनो धारा प्रकट होती है। कहाँ पे प्रकट होती है? पेरू में अल नीनो धारा प्रकट होती है। और पेरू धारा के बारे में कुछ जानते हैं तो पेरू धारा कहाँ पे बहती है? प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडे जल की धारा है। पेरू धारा कैसी है? पेरू धारा ठंडे जल की है। और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। और इसी धारा को, पेरू धारा को क्या कहते हैं? पेरू धारा को हमवोल्ट धारा भी कहते हैं। हमवोल्ट धारा पेरू धारा को कहते हैं ना। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? 9, 7, 8 या 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है। कौन कौन से देश है? तो सबसे पहले तो देखो अपना ये नापाक पाकिस्तान आ ही गया। पाकिस्तान आने के बाद अपना जो दोस्त है अफगानिस्तान, चलो अब तो तालिबान हो गया, लेकिन चलो फिर भी ठीक है पाकिस्तान से। तो सबसे पहले पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान आ गया, फिर चाइना आ गया, फिर नेपाल आ गया, फिर भूटान आ गया, फिर म्यांमार आ गया और फिर बांग्लादेश आ गया। इस प्रकार कितने देश हो गए? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, फिर चाइना 3, फिर नेपाल 4, भूटान 5, फिर म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। इस प्रकार कितने देशों की सीमा स्थलीय रूप से भारत से जुड़ी हुई है? तो 7 देश है वो जुड़ी है। और सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा रेखा भारत के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? यानी भारत की पुरानी, सबसे पुरानी मोड़दार पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा, अरावली, विंध्य या हिमालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो अरावली है ना वो भारत की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली, अपनी राजस्थान की शान अरावली। आम्र वर्षा होती है। आम्र वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में? तो आम्र वर्षा होती है दक्षिणी भारत में। कहाँ होती है? दक्षिण भारत में आम्र वर्षा होती है। एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट, एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट इस पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट पुस्तक के लेखक कौन है? कॉम्टे, बेकर, फ्रेजर या ट्राइवर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट पुस्तक के लेखक कौन है? जो ट्रिवर्था साहब है ना, इन्होंने लिखी है। किसने लिखी है? ट्रिवर्था ने लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट। किसने? ट्रिवर्था साहब ने लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट। गंगा के मैदान में पुरानी कचारी मृदा कहलाती है। गंगा के मैदान में जो पुरानी कचारी मृदा है ना उसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं, बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं, खंडोल कहते हैं।
तो गंगा के मैदान में जो पुरानी कचारी मृदा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? उसे बांगर कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। ठीक है। अब निम्न में से कौन सा बांध महानदी पे बनाया गया है? इनमें से कौन सा बांध है जो महानदी पे बना है? भाखड़ा नांगल, बाणसागर, बगलीहार या हीराकुंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा बांध महानदी पे बना है? तो जो हीराकुंड बांध है ना वो महानदी पे बना है। कौन सा? हीराकुंड बांध ओडिशा महानदी पे बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात संबंधित है। धुआंधार जलप्रपात है ना वो कौन सी नदी से संबंधित है? ताप्ती, चंबल, नर्मदा या सोन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। यानी धुआंधार जलप्रपात है ना वो नर्मदा नदी पे है। और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मूसली है, बागानी। मूसली क्या है? मूसली कैसी फसल है? बागानी है, रेशे वाली है, तिलहनी है, औषधीय फसल है? तो मूसली कैसी फसल है? मूसली औषधीय फसल है। कैसी फसल है? मूसली मूसली औषधीय फसल है। यानी मूसली है ना उससे औषधि बनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, औषधीय फसल है मूसली। कैसी फसल है? औषधीय फसल है। अगला प्रश्न, विश्व में वर्तमान में स्टील का सर्वोच्च उत्पादक देश कौन सा है? यानी वर्तमान में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चाइना, अमेरिका या जर्मनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन कौन सा देश करता है? चाइना करता है। बाकी इसे एक बार आप देख भी लेना। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है तो आपको इसे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये प्रश्न आपसे ही है कि विश्व में वर्तमान में सर्वाधिक स्टील उत्पादक देश कौन सा है, वो आपको ढूंढ के कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2001 से 2011 के दशक में किस राज्य का लिंगानुपात बढ़ा है? यानी 2001 से 2011 की जनगणना को देखते हैं तो कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा बढ़ा है? पंजाब का, अरुणाचल प्रदेश का, केरल का, तमिलनाडु का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तमिलनाडु का लिंगानुपात है ना सबसे ज्यादा बढ़ा है इसमें 2011 की जनगणना में। यानी पिछली बार की जनगणना की तुलना में अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो इस प्रकार हमने ये SST पेपर 5 का कंप्लीट कर लिया है। बाकी कल हम इसका जो 6th पेपर लेके आएंगे। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, है ना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहो।